हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 13 सितंबर 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला जो आर्टिकल होगा वो ऑपरेशन गियर बॉक्स के बारे में हो। दूसरा आर्टिकल होगा हमारा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है, इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानेंगे। तीसरा आर्टिकल होगा हमारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। चौथा आर्टिकल होगा हमारा एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया गया है, जो हमारा ब्रोकन राइस होता है उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया जाए, तो उसके बारे में जानेंगे ऐसा क्यों हुआ है। और पांचवा आर्टिकल होगा हमारा पीएम मत्स्य संपदा योजना। और छठा और लास्ट का आर्टिकल होगा आचार्य विनोबा भावे के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि है ऑपरेशन ग्रीन बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो सॉरी, ये ग्रीन बॉक्स नहीं है, गियर बॉक्स है, गलती से लिख दिया गया है। ये ग्रीन बॉक्स नहीं है, गियर बॉक्स है, ठीक है। लो साहब, हमने अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए इसे ठीक कर लिया है। ग्रीन की जगह हमने गियर कर दिया है, ठीक है। ऑपरेशन गियर बॉक्स है, तो इसके बारे में जानते हैं गियर बॉक्स क्या है। देखो, पहले तो आप ये जान लो गियर बॉक्स होता क्या है। जो गियर बॉक्स आपके व्हीकल्स होते हैं, कोई भी मशीनरी होती है, उसके अंदर गियर्स में एक गियर बॉक्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर गियर होते हैं। ये आपके गियर लगे बियरिंग्स के बियरिंग लगे होते हैं, गियर लगे होते हैं, बॉक्स के अंदर ये बंद होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो आपके गियर बॉक्स मतलब बेकार हो जाते हैं, स्क्रैप में डाल दिए जाते हैं, ऐसे व्हीकल जो बेकार हो जाते हैं व्हीकल में स्क्रैप में डाल दिया जाता है, तो उसके गियर बॉक्स को ओपन करके क्या किया जाता है, इसको निकाल लिया जाता है। गियर बॉक्स को जो गियर्स है वो निकाल लिया जाता है। फिर से इसे क्या कर दिया जाता है, बॉक्स अप कर दिया जाता है, यानी कि पैक कर दिया जाता है। अब इसके अंदर तो खाली जगह बन गई। अब इस खाली जगह को क्या करते हैं, भर देते हैं किस चीज से, जो आपका नारकोटिक सब्सटेंस होता है, यानी कि आपके नशीले पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि आपके कोंटाबैंड होते हैं। कोंटाबैंड वो होते हैं जो नशीले पदार्थ होते हैं ना, निषेध पदार्थ जिन्हें कहते हैं, उनको क्या नाम आपका इसके अंदर भर दिया जाता है, ताकि इनकी तस्करी की जा सके, ट्रैफिकिंग की जा सके, स्मगलिंग की जा सके, ठीक है। तो इनको भर दिया जाता है। तो अभी हुआ क्या है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, उसने ऑपरेशन गियर बॉक्स को लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है कि अभी जो है हियरिंग ओ हीरोइन, हीरोइन जो एक तो एक्ट्रेस होती है, जो हीरो हीरोइन होते हैं हमारे फिल्म के, तो ये होती है हेरोइन। हेरोइन जो होती है ये वाली जो आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये हेरोइन है, ठीक है। तो इस हीरोइन को पकड़ा गया, सीज किया गया, लगभग 39.5 kg कॉन्ट्राबैंड को सीज किया गया कोलकाता पोर्ट से। तो इसके चलते हुए क्या है कि ऑपरेशन गियर बॉक्स लॉन्च किया गया है। इसमें क्या करेंगे, जो ये आपकी हेरोइन है या नारकोटिक्स पदार्थ है, ना कि हेरोइन अकेली, हेरोइन नारकोटिक्स पदार्थ जितने भी होते हैं सब्सटेंस, उनको रोकेंगे। और किसके थ्रू ये लॉन्च किया गया है, ये आपका लॉन्च किया गया नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जो भी नशीले पदार्थ होते हैं उस एक्ट के थ्रू, यानी कि ये जो एक्ट बना हुआ है इस एक्ट के थ्रू क्या है, इसके पावर लेके तो इस पे क्या रोक लगाई जाएगी, ताकि इस तरह का इंपोर्ट या इस तरह का कि अपने देश के अंदर, इंडिया के अंदर ये चीजें घुस ना पाए, ताकि ये हमारी, ये कहाँ पे कौन यूज यूज करते हैं, जो आपके यूथ होता है इनको टारगेट किया जाता है, जो ये बेचने वाले होते हैं इनको टारगेट किया जाता है। तो इसलिए ये आपका ऑपरेशन गियर बॉक्स लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसमें मैंने बता ही दिया आपको कि क्या करना है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इंडिया का क्या स्टेटस है ड्रग्स सब्सटेंस को यूज करने में, जो ड्रग्स के आपके सब्सटेंसेस होते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं यूज करने में। तो एक वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 की अगर हम माने, तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आपका ओपिएट मार्केट है। कहने का मतलब वर्ल्ड में आपकी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 की, जो कि ये रिसेंट की है, इंडिया पहली ओ मतलब वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ओपिएट मार्केट है, जहाँ पर आपके यूजर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा प्रचलन देखने को मिलेगा इंडिया में। अगर आप क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की माने, तो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम है क्राइम इन इंडिया 2020 रिपोर्ट। उसके अंदर लगभग 59,806 केसेस आपके लॉन्च किए गए, किस एक्ट के थ्रू, जो एनडीपीएस एक्ट था, जो हमने पीछे पढ़ा, उस एक्ट के थ्रू। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप देखते हैं कि यूथ जो है इंडिया में सबसे ज्यादा है। और यूथ क्या होता है, यूथ मन चला होता है कि जो मजे की चीजें होती है, जिसमें उसे स्वर्ग का आनंद अनुभव होता है ना, इस तरह की। हालांकि ऐसा नहीं कि इसमें अनुभव होगा, जो नशे की चीजें है उस पर मतलब ज्यादा अट्रैक्ट होता है, जिसमें मजे आए चीजों में। तो नशे की, आदमी नशा समझने को मजा समझता है, तो इस वजह से ये जो यूथ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा मैच्योरिटी होती नहीं है, तो इसलिए जो कॉलेज के लड़के लड़कियां है वो मजे लेने को ही जिंदगी समझते हैं, तो इसलिए आपका यूथ अट्रैक्ट होता है, और इंडिया में यूथ ज्यादा है। तो अब ये बोला गया है क्योंकि इंडिया की लोकेशन ऐसी है कि इंडिया दो रीजन्स के बीच में सैंडविच बना हुआ है। दो रीजन कौन कौन से, और वो दो रीजन ऐसे जो कि ओपीएम की, यानी कि आपका जो
आपका मारिजुआना है, धतूरा है, ये सब जो आपके नार्कोटिक सब्सटेंस है, यानी कि जो आपके नशीले पदार्थ है, उसकी खेती करते हैं। तो वो कौन-कौन से हैं? एक तो गोल्डन ट्रायंगल रीजन हो गया एक साइड पर, दूसरे साइड पर आपका होगा गोल्डन क्रिसेंट रीजन। गोल्डन ट्रायंगल रीजन में कौन-कौन से देश आते हैं? गोल्डन क्रिसेंट रीजन में कौन से देश आते हैं? तो इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये रहा आपका इंडिया, ठीक है? अब इस इंडिया के आपके लेफ्ट साइड में यानी कि नॉर्थ वेस्ट साइड में आप देखोगे कौन, ये आपका देखो गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है? गोल्डन क्रीसेंट, सॉरी गोल्डन क्रीसेंट, ठीक है? इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? ईरान आता है, अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपकी क्या ओपीएम की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो और खेती ज्यादा होगी तो इनको मार्केट चाहिए, तो मार्केट आपकी सबसे पास में कौन सी? इंडिया, ठीक है? इस वजह से यहाँ पे इसका पेनिट्रेशन देखने को मिलता है। दूसरा है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री है? म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ये आपके कंट्री है। तो इस यहाँ पे भी खेती बहुत ज्यादा होती है, तो इधर से ये आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन से इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये आपने इसकी वो देख ली। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन से कंट्री आता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, गोल्डन ट्रायंगल को गोल्डन क्रिसेंट से कंफ्यूज मत कर देना, मिक्स मत कर देना, ठीक है? अब हम अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े इसके बारे में और जाने, तो क्या करा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो सोशल जस्टिस है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे हम एम्स बोलते हैं, एम्स दोनों ने मिलकर क्या किया है कि 2019 में इसका मैग्नीट्यूड का पता किया कि कितना यूज हो रहा है। 2019 में इन्होंने क्या रिसर्च की कि कितना यूज हो रहा है हमारी कंट्री में, तो इन्होंने ये पाया कि लगभग 3.1 करोड़ कैनबिस के यूजर्स है, जिसमें से 25 लाख डिपेंडेंट यूजर्स है, ठीक है? मतलब यूज कर रहे हैं मगर इसके ऊपर डिपेंड हो गए, ठीक है? ऐसी 2.3 करोड़ ओपियाट्स यूजर्स है, जिसमें 28 लाख आपके डिपेंडेंट यूजर, यानी कि कितना देखिए खतरनाक पेनिट्रेशन देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है? और अब इसकी बात करते हैं कि इनके रोकथाम के लिए कोई ऐसा गवर्नमेंट कदम नहीं उठा रही क्या? नहीं भाई, उठा रही है, बहुत काम कर रही है, मगर वो नाकाफी है। वो उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मतलब हाई लेवल पे नहीं है, बहुत जबरदस्त नहीं है। इस वजह से इस चीज का पेनिट्रेशन देखने को मिलता है जो हमारे यूथ को बर्बाद कर रहा है। तो इसके लिए क्या क्या बनाया गया, जैसे कि सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया है, नेशनल ड्रग एब्यूज सर्वे किया जाता है, एनडीपीएस एक्ट 1985 तो आपका है ही जो हमने पढ़ लिया है, और नशा मुक्त भारत, इस तरह के ऐसे कुछ कुछ अभियान, कुछ कुछ एक्ट है, कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म बनाए गए जिससे इन चीजों को रोकने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब हम ग्लोबल लेवल पे इस ड्रग के जो मैनेक है, इससे कैसे कॉम्बैट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कौन कौन सी कन्वेंशन है, जो भी कन्वेंशन है यूएन की, उसमें इंडिया क्या सिग्नेटरी है, ठीक है? इंटरनेशनल जो ट्रीटीज है ड्रग से लड़ने के लिए, तो उसमें कौन कौन सी? यूएन कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग 1961, यूएन कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट illicit traffic in narcotics drug and psychotropic substance 1988, UN convention against transnational organized crime UNTOC 2000। तो ये सब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया क्या सिग्नेटरी है, इनके साथ मिलकर इंडिया इस ड्रग की एब्यूज को रोकने में मतलब कदम बढ़ाया जा रहा है, और बहुत आगे तक मतलब उपलब्धि भी हासिल की। अगला आर्टिकल हमारा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बारे में, ठीक है? इसके बारे में जानते हैं। देखिए अभी क्या हुआ है, एक रैकेट का पर्दाफाश किया है, किसने? इसने, एसएफआईओ ने। इसका फुल फॉर्म सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो नाम से ही पता लग रहा है कि जो बहुत ज्यादा सीरियस फ्रॉड होते हैं, धोखेबाजी होती है फाइनेंशियल चीजों को लेके, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है ये ऑफिस, ठीक है? तो अब इस ऑफिस ने क्या किया है कि कुछ लोगों को अरेस्ट किया है जो इस फ्रॉड के मास्टरमाइंड थे, उस रैकेट को उजागर किया है, जिन्होंने शेल कंपनियां बना के, जो जिससे जिनके साथ चाइनीज लिंक था। चाइना की कुछ कंपनियों ने इंडिया में सेल कंपनी क्रिएट की थी, इंडिया के कुछ लोगों के साथ मिलकर डमी डायरेक्टर बैठा के रखे हुए थे, तो जिससे लोगों को ठगा जा रहा था। कैसे ठगा जा रहा था, इसमें इतना नहीं जानना है, बस आप ये पता जान लीजिए कि शेल कंपनीज का इस रैकेट को पर्दाफाश किया। जो सीएफओ को असाइन किया गवर्नमेंट ने कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करो, और जो कंपनी है जूलियन कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी इंडिया में खोली गई, डमी कंपनी, एक तरह से डमी डायरेक्टर बैठाए गए। हालांकि जो डमी कंपनी होती है, शेल कंपनी होती है, वो एक तरह से रजिस्टर्ड तो होती है, वो अपना वो भी दिखाती है, कारोबार भी दिखाती है, मगर वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, मगर उसका वर्क कुछ और ही होता है, ठीक है? ऐसी 32 कंपनीज, ठीक है, उजागर की है, ठीक? तो ये फ्रॉड को उजागर करती है, ये इसलिए न्यूज में है। अब शेल कंपनीज के बारे में जान लेते हैं। ये एक शेल कंपनी एक तरह की फर्म होती है जो अपने ऑपरेशंस को एक इकोनॉमी में कंडक्ट नहीं करती। मतलब अब देखो, इकोनॉमी में कंडक्ट करना, इकोनॉमी से अपने आप को कॉर्पोरेट कर लेना, यानी कि इनकॉर्पोरेट कर लेना। कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड है,
तो वो जो भी प्रॉफिट कमाएगी, जो भी बिजनेस करेगी, जो भी टर्नओवर होगा, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। उसके अंदर कितने डायरेक्टर है, कितने एम्प्लॉयज है, उस एम्प्लॉयज के लिए कितनी कितनी सैलरी, वो सारे रूल ऑफ कंपनी, जो कंपनीज एक्ट है वो फॉलो करने पड़ेंगे। मगर जो डमी कंपनीज क्रिएट होती है, रजिस्टर तो अपने आप को करा लेती है, मगर इकोनॉमी में इस तरह से इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाती है। नहीं कर पाने मतलब कि नहीं करती है, जानबूझ के नहीं करती। नहीं कर पाती तो मतलब उसको इनकैपेसिटी होगी, पर जानबूझ के नहीं करती है। फॉर्मली रजिस्टर्ड भी होती है, इनकॉर्पोरेट भी करती है, लीगलाइज ऑर्गेनाइज भी होती है। मगर इनका क्या, इलिजिटिमेटली ये क्या करती है, अपने कामों को चलाती है, जिससे ये चोला तो पहन लेती है कंपनी का, मगर ये कंपनी का तो काम करती ही नहीं इकोनॉमी में। वो तो नहीं करती ना पार्टिसिपेट, जिस कंट्री में खुली है। ये सिर्फ डिसगाइज करती है कि गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी, जनता को भी धोखा देने का काम करती है। ठीक है, मगर वहां पे कोई स्कीम चलाएगी, जैसे शारदा स्कैम हुआ आपका, ठीक है, आपका चिट फंड स्कैम होते हैं, ये आपकी शेल कंपनीज खोली जाती है, लोगों की लुभावनी स्कीम्स का फायदा, लुभावनी स्कीम्स का वो देके कि भाई हाँ, हम आपका पैसा डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, इतना आप जमा कराइए। फिर उस पैसे को इकट्ठा करके जब करोड़ अरबों कई हजार करोड़ रुपए होता है, तो लेके भाग जाते हैं। तो इस तरह की सेल कंपनीज होती है, जैसे कि आपने सहारा स्कैम भी देखा। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि लॉ एनफोर्समेंट को ये स्किप कर देती है। ठीक, तो ये है। ठीक है, अब एसएफआईओ के बारे में जान लेते हैं क्या है, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है। एसएफआईओ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ये पूछा जाएगा कौन सी कंपनी का इन्वॉल्व थी इस चीज में, शेल कंपनी के नाम नहीं पूछे जाएंगे। ये एक तरह की मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम कई चीजों में होता है। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ फ्रॉड को ही आपको पकड़ेगी। ठीक है, अब किसके साथ अटैच होती है, यानी कि किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है, क्योंकि ये कंपनी है तो कॉर्पोरेशन है एक तरह की, तो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर ही आएगी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, किस किस फील्ड में, अकाउंटेंसी में, फोरेंसिक ऑडिटिंग में, ठीक है, लॉ में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इन्वेस्टिगेशंस में, कंपनी लॉ में, ठीक है, कैपिटल मार्केट में, टैक्सेशन में, और आपका किसी चीज को डिटेक्ट करने में और प्रोसिक्यूट करने में, मतलब हर एक फील्ड से आदमी ले जाते हैं। कंपनी लॉ को जो जानता हो, जो इन्वेस्टिगेशन कर सकता हो, जो फोरेंसिक तरीके से ऑडिट कर सकता हो, कि मतलब फोरेंसिक तरीके से ऑडिट करने का मतलब यही हो गया कि कहीं किसी कंपनी में फ्रॉड हो गया। अब कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा ना फ्रॉड मैंने किया, हर कोई एक दूसरे पे इल्जाम डालेगा, सबूत मिटा देगा, मगर जो सबूतों को ढूंढ निकाले, जो कल्प्रिट का पता लगा ले, कौन दोषी है, कौन कल्प्रिट है, पता लगा ले। जैसे कि आपने कई सारी ऐसी रिसर्च टाइप मूवी देखी होगी, मर्डर, जो मर्डर मिस्ट्री मूवी होती है, उसमें फोरेंसिक की जाती है कि हाँ, इसके फिंगरप्रिंट्स मिले, एक जला हुआ टुकड़ा मिला, एक सिर का बाल मिला, या जूते के पैर के निशान मिले। उस चीज से पता लगाते हुए पूरा पूरा एंड तक आखिर में मर्डरर तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह की फोरेंसिक ऑडिटिंग होती है। अकाउंटेंसी, जो अकाउंट का पता लगा है किसी कंपनी का। अब ऐसा थोड़ी कि भाई आप कोई भी कंपनी, सीबीआई को दे दिया जाए केस, और सीबीआई के पास मान लो वो एक्सपर्टाइज नहीं है, अकाउंटेंसी वो जानती नहीं, बस वो मर्डर मिस्ट्री और इस तरह की चीजों को मान के चलो सोल्व कर सकती है। तो अब सीबीआई कर ही नहीं पाएगी इस चीज को, तो इसके लिए एक एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ये मल्टी डिसिप्लिनरी इसीलिए बोला गया है कि इसमें बहुत सारे लोग आपके इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग फील्ड से लोग इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग फील्ड से आए हुए होते हैं, इसलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी बोला जाता है। कैपिटल मार्केट, अगर आपका मान लो स्टॉक एक्सचेंज में या वो कैपिटल मार्केट से कोई रिलेटेड कंपनी है, वो फ्रॉड करती है, तो वो उसमें डिटेक्शन तभी कर पाएगी ना, इन इस चीज को पता लग तभी पाएगी ना, जब उसके पास ऐसे बंदे होंगे जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हो कि कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, टैक्सेशन का जो सिस्टम है कैसे वर्क करता है। ठीक है, यही सब चीजें है कि प्रोसिक्यूट करती है व्हाइट कॉलर क्राइम जो होते हैं आपके, कॉर्पोरेट, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर को व्हाइट कॉलर आपका फील्ड माना जाता है, व्हाइट कॉलर सेक्टर है ना, तो उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, जो कंप्यूटर फोरेंसिक एंड डाटा माइनिंग लेबोरेटरी है, अगर इसकी बात करें हम, ये सेटअप की गई थी 2013 में। ठीक है, ये सपोर्ट और सर्विस प्रोवाइड करती है ऑफिसर्स को, किसके, SFIU के इन्वेस्टिगेशंस में। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि डायरेक्टर होता है, इसका जो हेड होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, वो किस रैंक का होता है, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का होता है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। ये सब इसमें बोला गया है। ठीक है, अब इसके रोल के बारे में जान लेते हैं। जो कंपनी 2013 है, उसका जो सेक्शन 212 है, उसके तहत इसको स्टेचुरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। यानी कि हमें ये क्या पता लगा, SFIU क्या है, एक स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आपकी ये स्टेचुरी ऑर्गेनाइज, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, स्टेचुरी बॉडी है। ठीक है, दूसरी चीज कि जो पावर है पीपल को अरेस्ट करने की,
ठीक है, वो आपकी कंपनी लॉ से ही डिराइव करती है। अपनी पावर कहाँ से डिराइव करती है? अब जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर डिराइव करेगी ना। इसलिए जो भी जिसके एक्ट के थ्रू बनी है, किसी भी चीज के थ्रू बनी है, वो उसी से ही अपनी पावर डिराइव करती है। तो यहाँ से कहाँ से पावर डिराइव कर रही है? अपनी कंपनी लॉ एक्ट जो 2013 है, वहां से अपनी पावर डिराइव करती है लोगों को अरेस्ट करने की। ठीक है, उसमें ये प्रोविजन किए गए हैं कि अगर आप किसी को कल्प्रिट पाते हैं तो आप उनको वो कर सकते हो। ठीक है, अब ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कंपनी के अफेयर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके। ठीक है, ये एसएफआईओ को काम दिया जाता है। कौन कौन कर सकता है कि अगर आपको रिपोर्ट मिली है रजिस्ट्रार को या इंस्पेक्टर को कि भाई कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है सेक्शन 208 कंपनी लॉ एक्ट के थ्रू, तो तब आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सकती है। या इंटीमेशन दिया गया हो कि किसी स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू जो कंपनी ने पास किया हो। मान लो किसी कंपनी फ्रॉड हुआ हो और वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन हुआ हो, यानी कि मेजोरिटी में वहाँ पे लोगों ने बोला हो। ऐसा नहीं एक दो ही आदमी, एक दो ही एम्प्लॉय बोल रहे हो, तो मेजोरिटी में वहाँ पे लोग बोल रहे हो। मान लो 100 एम्प्लॉय है, 100 में से मान लीजिए आपने 60 ने बोल दिया या 70 ने बोल दिया, तो मेजोरिटी लोगों ने बोला, तो वहाँ पे तब वो आपका इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, कोई रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कि भाई आप यहाँ पे चेकिंग करो, तो तब हो सकता है। अगला आर्टिकल हमारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। देखो फ्यूल, यहाँ पे फ्यूल आप वही समझते हो कि ईंधन जो होता है, सेल यानी कि जो आपका सेल, आप जानते ही हो कि जो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, वो सा आपका सेल हो गया। यहाँ पे आपकी केमिकल एनर्जी हो गई या इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी जो आप बोलते हैं। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों आया? ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वर्ल्ड में आपकी ऐसी ट्रेन्स तैयार की गई है जो कि आपके हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल से चलेगी। ठीक है, इसमें क्या क्या देखो, आप जानते हो कोई भी चीज चलती है वहां पे क्या होता है, आपका एक वो होता है, ईंधन होता है, यानी कि फ्यूल होता है। फ्यूल आपका या तो आपके पेट्रोकेमिकल्स होंगे, जैसे कि आपका डीजल हो गया और आपका केरोसिन हो गया, या आपका पेट्रोल हो गया, या आपकी नेचुरल गैस होगी। मगर यहाँ पे किसी भी चीज़ को, या कोयले से आपकी स्टीम से चला रही है कोई चीज़, मगर यहाँ पे जो ट्रेन चल रही है, एक ही ट्रेन नहीं बनाई, ट्रेन की पूरी फ्लीट बनाई गई है। ठीक है, तो कई सारी ट्रेन है, तो जो ट्रेन जो चलाई जा रही है वो आपकी फ्यूल सेल से चलाई जा रही है, यानी कि फ्यूल सेल से एनर्जी क्रिएट की जा रही है। उस एनर्जी से बन चल तो ये बिजली से ही रही है, चल तो इलेक्ट्रिसिटी से ही रही है, डीसी करंट से चल रही है या एसी करंट से चल रही है, मगर वो कहाँ से आ रही है बिजली? वो आपकी ना तो सूरज से आ रही है, ना ही आपकी विंड पावर से आ रही है कि भी इसमें अलग से कुछ विंड टरबाइन, विंड टरबाइन लगा हुआ, इस तरह से नहीं आ रही है, वो आपकी फ्यूल सेल से आ रही है। फ्यूल सेल के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह का होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे इसका फायदा ये होता है कि एक तो साउंड नहीं होगी, दूसरा एमिशन नहीं होगा। तो इसलिए ट्रेन की ही जो चलने की साउंड होगी सिर्फ वो ही होगी। मगर जैसे कि आपकी इंजन की साउंड नहीं होती, आप ट्रेन में जाते हो, ये तो आपकी डीजल से चलने वाली ट्रेन है ज्यादातर तो। ठीक है, या कोयले से चलने वाली, तो साउंड करती है बहुत ज्यादा। इसमें क्या होगा, ये आपकी साउंड फ्री तो नहीं कह सकते, मगर हाँ इसमें सिर्फ चलने की ही साउंड होगी थोड़ी सी, जो इसके आपके व्हील से आ रही होगी थोड़ा बहुत। बाकी वैसी साउंड नहीं होगी कि भाई जो आपकी इंजन की आती है, झर 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 चलता रहता है, इंजन की साउंड नहीं होती उस तरह से, तो वो नहीं होगी। तो साउंड फ्री होगी, पोल्यूशन फ्री होगी। दूसरा, इसकी स्पीड जो होगी, मैक्सिमम स्पीड आपकी 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक ये दे सकता है फ्यूल सेल से जो चली गई है। और एक 1000 किलोमीटर तक ये आपका आपका ड्राई रन लिया जाएगा इसका। ठीक है, चलान से पहले, सॉरी, टैंक खाली जो होता है, इसका मतलब जो टैंक है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ तो आप मना कर रहे थे कि यहाँ पे कोई टैंक नहीं है जिसमें फ्यूल भरा हुआ है। पर ठीक है, फ्यूल भरा और टैंक नहीं, मगर आपका जो यहाँ पे ईंधन यूज किया जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन यूज की जा रही है। लो मैं आपको बताता हूँ, हाइड्रोजन यूज की जा रहा है। हाइड्रोजन को स्टोर तो करोगे ना। आपने तो सुना नहीं होगा ना कोई सी चीज हाइड्रोजन से चलती है, बहुत कम सुना होगा, कोई ही चीज सुनी होगी, कोई ही चीज सुनी होगी। मगर यहाँ पे हाइड्रोजन यूज की जा रही है, वो फ्यूल सेल में दी जा रही है। फ्यूल सेल ऑक्सीजन के साथ मिलकर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी क्रिएट करता है। प्लस आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी क्रिएट करता है, प्लस वाटर बनाता है। और ये एनर्जी को हम इसमें कंज्यूम कर लेते हैं चलाने में। ठीक है, ये ऐसे हो रहा है, वो फ्यूल सेल के थ्रू हो रहा है। तो अब इसके की पॉइंट जान लेते हैं। की पॉइंट क्या है कि ये क्लीन, रिलायबल, क्वाइट, यानी कि शांत और एफिशिएंट सोर्स है। ठीक है, हम हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल हुई ना, एक तो केमिकल रिएक्शन हुई और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जिससे कि क्या एनर्जी बनी, एनर्जी बनी,
प्लस आपका वाटर बन गया। वाटर आपका वो यू वाटर को तो आप चलो एनवायरनमेंट में डाल देंगे या स्टोर करके कहीं पे आपको ड्रेन कर देंगे या वो वेपर की फॉर्म में उड़ा देंगे, तो एनवायरनमेंट को कोई इसका नुकसान नहीं होगा और इस एनर्जी को हमने कंज्यूम कर लिया। और आपने देखा होगा जो घरों में आपकी बैटरी होती है उनसे साउंड नहीं आती ना, जैसे कि आपका वो होता है जनरेटर, होता है जनरेटर चलता है साउंड आती है, उसमें हम डीजल या पेट्रोल यूज करते हैं। मगर आपकी जो बैटरी होती है, इन्वर्टर होता है, उनसे साउंड नहीं आती है, बहुत ही जीरो लेवल पर साउंड होती है और वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे वाटर बनेगा और हीट बनेगी, हीट को हम यूज कर लेंगे और आपका वाटर क्या होगा, बाई प्रोडक्ट की तरह होगा। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन आपका जो आपका मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ पे, इसको हाइड्रोजन को हम यूज कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन के टाइप पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन चार टाइप के होते हैं, ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। ये सब डिपेंड करता है इनके नाम कि आप जो हाइड्रोजन डेवलप कर रहे हो वो कौन सी चीजों से डेवलप कर रहे हो और बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, तो इसलिए इसे नाम अलग अलग दिए जाते हैं। तो अगर हम पहले ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ये वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस की जाती है, यानी कि वाटर में आपका करंट छोड़ दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दी जाती है, तो वाटर का विघटन हो जाता है। विघटन मतलब ब्रेक हो जाता है आपके कम एलिमेंट में, वाटर प्लस ऑक्सीजन, वो सॉरी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन हमें यहाँ से मिल जाएगी और ऑक्सीजन तो आपकी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी क्या मिली, आपको हाइड्रोजन मिल गई। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई भी आपका कार्बन क्रिएट नहीं हुआ, एटमॉस्फेयर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस वजह से जब कोई चीज से नुकसान नहीं होता एटमॉस्फेयर को तो वो ग्रीन एनर्जी बोली जाती है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बना रहे हैं तो इसलिए हम ग्रीन हाइड्रोजन बोल रहे हैं, जैसे कि सोलर विंड इस तरह से। ठीक है, बाई प्रोडक्ट आपका वाटर होता है या वाटर वेपर होता है। ब्राउन हाइड्रोजन की हम बात करें, ब्राउन हाइड्रोजन कोल से प्रोड्यूस की जाती है, कोल से रिएक्शन करी जाती है, वाटर की हीटअप किया जाता है, उसमें हाइड्रोजन क्रिएट होती है, कई सारी प्रोसेस होती है, उससे हम उसमें नहीं डीप में घुसे, बस आप ध्यान रखो ब्राउन हाइड्रोजन आपके कोल से प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पर आपका कार्बन का एमिशन होता है और उसे जो एमिशन होता है उसे हम एयर में रिलीज किए जाते कर देते हैं, तो इससे यहाँ आपका एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, यानी ब्राउन हाइड्रोजन उतनी अच्छी नहीं है। ग्रे हाइड्रोजन की बात करें, नेचुरल गैस से क्रिएट की जाती है हाइड्रोजन, यहाँ पे एमिशन होता है और उसे भी रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि हम पोल्यूशन है मगर ब्राउन हाइड्रोजन से कम पोल्यूशन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ब्लू हाइड्रोजन की, तो ब्लू हाइड्रोजन भी नेचुरल गैस से प्रोड्यूस की जाती है और जो यहाँ पे एमिशन होता है, यहाँ पे कार्बन को कैप्चर कर लिया जाता है और उसे स्टोर कर लिया जाता है, किसी दूसरी चीज में उसे यूज कर लिया जाता है, तो एनवायरनमेंट में इसे ओपनली नहीं छोड़ा जाता, यानी कि इसमें आपका एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता है, यानी बहुत कम होता है। तो इसका मतलब अच्छे की अगर हम बात करें, पहले नंबर पर ग्रीन आ जाए, दूसरे नंबर पर ब्लू, तीसरे नंबर पे आपका ब्राउन और चौथे नंबर पे आपका ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑर्डर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके सिग्निफिकेंस का कि आपका जीरो एमिशन होगा, क्योंकि जीरो एमिशन है वो क्या नहीं है, वो आपका वो पोल्यूट पोल्यूट नहीं होगा ना, तो एमिशन जीरो, तो इसलिए अच्छी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। दूसरी क्वाइट ऑपरेशन है कि और इसके ऑपरेशन बहुत क्वाइट है, इसका मतलब क्योंकि नॉइज नहीं होती ना, तो इससे यूज इसका बहुत ज्यादा है, जैसे हॉस्पिटल्स में हो गए, आपकी क्लासेस में हो गए, स्टूडेंट्स की क्लासेस में हो गए, और भी कई सारे फील्ड्स में आपका इसे यूज किया जा सकता है। दूसरा ईजियर स्केलिंग होती है, इसकी स्केलिंग ईजियर कर सकते हैं। कोई इंजन बन गया, उसमें पेट्रोल डाल दो तो आप पेट्रोल को स्केल अप नहीं कर सकते, जो बन गया बन गया। मगर यहाँ पे क्या है, जो आप यहाँ पे वो सेल्स लगा रहे हो, तो सेल को आप तीन सेल है तो उसकी जगह चार लगा लीजिए, पांच लगा लीजिए, छह लगा लीजिए, तो इसको स्केल अप कर सकते हो, तो इसका बेनिफिट यही है। ठीक है, अगला अब इसके इश्यूज के साथ डिस्कस करते हैं कि इसकी हाई कॉस्ट आती है, क्योंकि जितना आपको ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में कॉस्ट आएगी, उससे ज़्यादा तो आप पेट्रोल से वो ले लोगे एनर्जी, तो एक कॉस्ट का बड़ा पंगा है। दूसरा, हाइड्रोजन को स्टोर करना, उसका ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा टफ है, और हाइड्रोजन आपकी इनफ्लेमेबल होती है, यानी कि आग लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है, ब्लास्ट हो सकता है अगर आप सही से इसका स्टोरेज और वो ना किया जाए, इसके पैरामीटर टेम्परेचर प्रेशर सही से मेंटेन ना किया जाए। हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, सो नीड्स टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द वाटर, क्योंकि हमने देखा था कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलिसिस करके हमने क्या किया था, हाइड्रोजन निकाली थी और उससे ऑक्सीजन भी बनी थी। तो हाइड्रोजन हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यहाँ पे हम बिजली को यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो कॉस्ट ओवरऑल आ ही जाती है। इंडियन सिनेरियो की बात कर ले, इसे यूनियन बजट में ही बोला गया था कि नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन हम लॉन्च करेंगे 2021-22 के बजट में, और उसमें बोला भी है इंडिया उस पर काम कर रहा है, हाइड्रोजन का एज ए एनर्जी रिसोर्स काम करेगा।
मिलेगा। ठीक है, और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या इनिशिएटिव कौन से लिए गए इंडिया के द्वारा? जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, पीएम कुसुम योजना है आपकी, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी है, रूफटॉप सोलर स्कीम है। और ये सब चीजें स्कीम जो हो गई ये आपके ग्रीन एनर्जी की फील्ड में काम कर रही है, यानी हाइड्रोजन की फील्ड में काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया कि इंडिया के अंदर बहुत पोटेंशियल है। वो आपका दो 24 मिलियन टन CO2 एमिशन हर साल वो अगर यूज करता है, जैसे कि आपका ये पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करता है, तो उससे जो एमिट होता है उसको बचा सकता है, यानी कि उसको कट कर सकता है, यानी कि एनवायरनमेंट का लॉस होने से बचा सकता है अगर वो आपका हाइड्रोजन या ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा फोकस करता है। और ये भी होता है 2400 मिलियन लीटर्स डीजल इंजन को सेव किया जा सकता है, उसकी जो कॉस्ट आती है उसे सेव किया जा सकता है अगर हाइड्रोजन और दूसरे प्रोडक्ट को यूज करें। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आया था, क्वेश्चन ये है, देखो पहले तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसे काम करता है। इसमें भी यही होगी, एक तरफ एनोड होगा, एक तरफ कैथोड होगा, बीच में इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो एक तरफ क्या क्या करेंगे, हम फ्यूल को घुसाएंगे, फ्यूल यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगी, हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगी। हाइड्रोजन ब्रेक कैसे होगी कि ये H2 है, H2 इक्वल टू H प्लस 2H2, ये आपका प्रोटॉन बन गया। तो प्रोटॉन पॉजिटिव आयन है, तो और जो इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नेगेटिव आयन निकलेगा, वो यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा इधर कैथोड की तरफ, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव हो गया ना, तो H प्लस हो गया, और इसका इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए एनोड, और ये नेगेटिव, ये सिरा नेगेटिव यानी कि एनोड। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये आपका एटम को, वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगी, ले लेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे करंट मिल गया, इस करंट को हम यूज कर सकते हैं मोटर को चलाने में, किसी भी व्हीकल को चलाने में। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकली, इधर गई, ऑक्सीजन यहाँ से आई, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके क्या बना, वाटर। तो वाटर बाई प्रोडक्ट बना, वाटर यहाँ से निकल गया। और जहाँ पे एयर यूज कर रहे थे, एयर, अब ऑक्सीजन तो आपको प्योर ऐसी मिलेगी नहीं, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को हमने यूज इसमें कर लिया, नाइट्रोजन जो आपका वेस्ट गैस हुई वो इधर से निकल गई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस फ्यूल सेल को यूज किया है, वो हमने इसकी वर्किंग देखी कैसे वर्क करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो एग्जॉस्ट करते हैं। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। अमोनिया, बिल्कुल नहीं। मीथेन, बिल्कुल नहीं। वाटर, अब इसके बारे में करेंगे क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं वाटर निकलता है। और आपका हाइड्रोजन प्रोक्साइड, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या निकलता है, वाटर। तो कितना आसान क्वेश्चन था, मगर पता है तो हो जाएगा। तो वाटर इसका आंसर सी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा जो एक्सपोर्ट पर बैन लगाया किसकी, ब्रोकन राइस की। ब्रोकन राइस की पिक्चर यहाँ पर देख लो आप। ये होता है कि राइस जो टूट जाता है साफ सफाई करते हो, उसे ब्रोकन राइस बोलते हैं। इस ब्रोकन राइस को कई कामों में यूज होता है, जैसे कि आपके एनिमल्स की फीड स्टॉक में, पेट्स को खवाने में, जो आपके पालतू जानवर होते हैं उनको खिलाने में, और भी कई सारी चीजों में यूज होता है। जैसे कि आपका दारू वारू बनाने में, ड्रिंक बनाने में, अल्कोहल बनाने में, उसमें यूज होता है। कई कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट की टैली देख सकते हो। चाइना में 19-20 में तो कोई डाटा नहीं है, मगर 2021 में 2.7 मिलियन आपका इतना टोटल मीट्रिक टन, सॉरी एमटी मीट्रिक टन यूज हुआ। यहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ, 22 में सबसे ज्यादा है। सेनेगल में इस तरह से बढ़ता चला गया। वियतनाम में आपका इतना है, डिजिबूटी में इतना है, इंडोनेशिया में इतना है। तो ये आपके यहाँ पे भेज रहे हैं। ठीक है, ये इसका एक्सपोर्ट है। तो अभी क्या बैन कर दिया, क्यों बैन कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट का बैन कर दिया, या ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्ट इम्पोज कर दिया, ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर दिया 20%, इंडिया ने बैन कर दिया है। नॉन बासमती राइस, बासमती राइस पे बैन नहीं किया, बासमती तो भेजा जा रहा है, पर नॉन बासमती राइस एक्सट्रैक्ट एक्सेप्ट पर बॉइल्ड राइस। पर बॉइल्ड राइस का होता है, जैसे आप एक वर्ड है बॉइल्ड, इसे बॉईल कर लिया जाए। जब राइस बनाते हैं हम, राइस मतलब घर में नहीं, जो खेत में ही होता है, खेत में जो राइस होता है उसके ऊपर जो कवर होता है, हस्क होता है, उसी में ही उसे क्या बॉईल कर लिया जाता है। बॉईल इस तरह से करते हैं कि थोड़ा सा पानी में उसे सोकिंग करा के पानी को सोक कर लेगा, पानी को सोक करके थोड़ा सा स्टीम देके इसे हल्का सा बॉईल कर लिया जाए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। ऐसा करने से इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, यूज करना आसान हो जाता है। तो इसको
परबोइल्ड राइस बोलते हैं कि परबोइल्ड राइस का हमने एक्सपोर्ट पे बैन नहीं किया है, सिर्फ आपने नॉन बासमती राइस जो आपका ब्रोकन राइस है उसको बैन किया है, ठीक है। क्योंकि बूस्ट डोमेस्टिक सप्लाई, हमारे यहाँ पे कमी हो रही है, डोमेस्टिक मार्केट में इसकी सप्लाई कम होगी, तो अगर हम बाहर भेजेंगे तो हमें तो कुछ मिल ही नहीं पाने का ना, हमारी जनता मिले, तो इसी वजह से जो आपका करंट खरीफ सीजन में ही ऐसा हुआ है, इसी सीजन की बात हो रही है, ना कि हमेशा के लिए बैन किया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का, ये जान लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी उसमें पूछा जा सकता है एग्जाम में। लगभग 40% जो ग्लोबल का आपका राइस का शिपमेंट होता है उसमें 40% तो कंट्रीब्यूट कौन करता है, इंडिया ही करता है। तो देखिए कितना बड़ा शेयर इंडिया एक्सपोर्ट करता है, और किससे कम्पीट करता है, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, म्यांमार, और भी वर्ल्ड की कुछ मार्केट में वो करता है, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस के बारे में जान लेते हैं। जो इसका मैन्युफैक्चरिंग है, अब किस चीज में वो, सॉरी, इसका यूज कहाँ होता है, किस चीज को मैन्युफैक्चर करने में होता है, यंग एनिमल जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं एनिमल्स के, उनको फीड कराने में होता है, ठीक है, पेट्स को फीड कराने में होता है, ठीक है, जितने भी टाइप के लाइव स्टॉक होता है आपके पशु धन जिसे हम बोलते हैं, उनको खिलाने में होता है, ठीक है। और आपका ये किस लिए, इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, लो फाइबर कंटेंट होता है, इसलिए अच्छा होता है, ठीक है। ब्रूइंग इंडस्ट्री में होता है, ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब जैसे कि आपका अल्कोहल बनाना हो, डिस्टिल चीजें बनानी हो, आपकी कलरलेस ड्रिंक बनानी हो, तो उस चीज में यूज होता है। ये फ्लोर बनाने, राइस फ्लोर बनाने में यूज होता है, बेबी फूड बनाने में यूज होता है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स बनाने में यूज होता है, तो इस वजह से इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट जो बैन किया है, क्योंकि अब यहाँ पे देखो कि बहुत ज्यादा इसका एक्सपोर्ट होने लगा था, इसलिए आपका इस पर थोड़ा बैन लगाया, कि आप यहाँ पे आंकड़ा देख सकते हो, आगे इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो, पर यहाँ पे आपका ये इम्पोर्टेंट है, रीजंस क्या है। इसकी पॉजिटिव हो गई थी, डोमेस्टिक मार्केट में कमी हो गई थी, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था, हमारे यहाँ पे कमी होगी इस वजह से। दूसरा, ग्लोबल डिमांड ज्यादा बढ़ गई, तो इसलिए एक्सपोर्ट हो गया। तीसरा, डोमेस्टिक मार्केट में ही प्रोडक्शन कम हो गई, जो पैडी की आपकी प्रोडक्शन है उसकी कमी हो गई, यानी कि फसल ही कम होने लगी, तो इस वजह से। अगला आर्टिकल हमारा पीएम मत्स्य संपदा योजना के बारे में। मत्स्य मतलब यहाँ पर मछली, फिश, संपदा मतलब एसेट्स, जो आपकी प्रॉपर्टी, योजना तो वो आप जानते ही हो, एक तरह से स्ट्रेटजी, ठीक है, स्कीम हो गई। तो आपकी सेकंड एनिवर्सरी थी, यानी कि सेकंड जन्म दिवस था इस स्कीम का, तो ये लॉन्च की गई, पीएम मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। अब ये दूसरी होती, तो प्रधानमंत्री ने इसे सेलिब्रेट किया, ठीक है। इसका जो जनरेशन, ये कहते हैं इससे क्या हुआ कि 68 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा, कब तक, जो 24-25 के एंड तक, यानी कि 25 के एंड तक 68 लाख आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा, ये बोला गया, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने जब इसे इंट्रोड्यूस किया था, किसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था, ये आपका आत्मनिर्भर जो भारत है उसी के अंडर ये एक पार्ट था उसी स्कीम का, तो उसके अंडर इंट्रोड्यूस किया था, और जिसमें लगभग पैकेज दिया था 20,050 करोड़ का पैकेज, यानी कि इसे अलॉट किए गए थे, किस पे, फिशरीज सेक्टर पे इन्वेस्ट करने के लिए, हाईएस्ट एवर इन्वेस्टमेंट है अभी तक का फिशरीज सेक्टर पर। अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया फिशरीज सेक्टर को, कहने का मतलब कि जो गवर्नमेंट है हमारी मौजूदा गवर्नमेंट फिशरी सेक्टर को बहुत ज्यादा वो फोकस कर रही है, यानी कि समझ रही है वो सेक्टर में अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी में लाभ मिलेगा, ठीक है। और फिशरमैन के लिए एक इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड किया गया, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दी गई, और किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया गया, ये सब इसमें बोला गया है, ठीक है। इसका एम और ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है, उस पर ध्यान दिया जाएगा, और रूरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाएगा रूरल डेवलपमेंट के लिए, और इससे रूरल इकोनॉमी भी क्या है, बूस्टअप मिलेगा उसे। इसका मेन मोटो यही है कि रिफॉर्म करना है आपके फिशरी सेक्टर को, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके और ट्रांसफॉर्म हो सके एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है। फिशरी सेक्टर पर हम इसलिए ध्यान दे रहे हैं, और इसके लिए इन्वेस्ट इनिशिएटिव कौन कौन से चलाए गए, जैसे कोर एंड टंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चलाया गया है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन फिशरीज ये चलाए गए हैं, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन फिशरीज के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, क्या क्या चीजों पर फोकस होगा, न्यू फिशरीज हार्बर, नए हार्बर्स बनाए जाएंगे फिशिंग के लिए, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ द ट्रेडिशनल फिशर ट्रॉलर, जो उनके ट्रॉलर्स होते हैं, आप बोट देखते हो मूवीज में देखी होगी, जो मछुआरों की बोट होती है उन्हें ट्रॉलर बोलते हैं, उनका नया उन्हें वो दिए जाएंगे, पुराने ट्रॉलर को छोड़ के नए ट्रॉलर्स दिए जाएंगे, उनको मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, ताकि जब वो हार्वेस्टिंग हो जाती है मछली को सही से रखने के लिए, और भी कई सारी चीजें, ठीक है। कोल्ड चेन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, क्लीन एंड हाइजीनिक फिश मार्केट को उन्हें दी जाएगी, और टू व्हीलर आइस बॉक्सेस दिए जाएंगे, यानी टू व्हीलर पे आइस बॉक्सेस की फैसिलिटी दी जाएगी, ताकि जो फिश है एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करनी हो, तो वो आपकी फिश सही से
प्रिजर्व करी जा सके। अचीवमेंट्स ये है कि जो फिशरी सेक्टर है इसमें ग्रोथ देखने को मिली 2019-20 से लेकर अभी तक 14.3% 2021-22 तक। ठीक है, इसमें सपोर्ट जो मिलेगी 31.47 लाख फार्मर्स को मिल रही है इंश्योरेंस कवर के अंदर, जिसमें 22 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज में ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन यही है कि अम्ब्रेला स्कीम है, ये दो कंपोनेंट में आपकी इम्प्लीमेंट की जा रही है। एक तो आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर, दूसरा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर क्या है, जो कॉस्ट आती है वो आपका टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है, यानी कि वो ही देगी सारा पैसा। जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, इन स्पॉन्सरशिप में ये होता है कि स्पॉन्सरशिप आपकी क्या होती है 100% भी हो सकती है और आपकी कुछ परसेंटेज तो हो सकती है। जैसे कि ना उसने स्पॉन्सर किया, तो स्पॉन्सर करने का मतलब ये नहीं कि सारा पैसा वो ही दे रहा है। तो ये हो सकता है कि भाई वो 80% दे रहा हो, 20% आपको देना पड़े, तो उस तरह से होता है स्पॉन्सरशिप में। तो इसके सब कंपोनेंट ये, कुछ तो स्टेट देगा और कुछ आपका सेंटर देगा। लास्ट का आर्टिकल हमारा आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में। ठीक है, जो अभी प्रधानमंत्री ने इन्हें अपनी श्रद्धा अर्पण की, इनके क्या नाम बर्थ एनिवर्सरी पे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे जी का जन्मदिन था, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इन्हें सम्मान दिया, श्रद्धा फूल अर्पण किए। ठीक है, अब इनके जन्म के बारे में जान, जो इनके जन्म का नाम था विनायक नरहरि भावे था। ठीक है, 11 सितंबर 1985 को गगोड़े में, गगोड़े गगोड़ बोलते हैं, गगोड़े जो भी है, महाराष्ट्रन मराठी जितने भाई बहन होंगे वो सब अच्छी तरह से जानते होंगे। उस वक्त तो क्या था, अंग्रेजों का राज था, तो तब तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, तो उसमें ये पैदा हुए। ठीक है, ये अपनी परिवार में सबसे बड़े बेटे थे, किसके, मतलब नरहरि शंभूराव, और उनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज्यादा। ठीक, अब इनकी थोड़ी सी प्रोफाइल जान लेते हैं। इनका जो नेचर रहा है, वो एक्टिविटी रही है, वो नॉन वायलेंस की रही है, और ये फ्रीडम के बहुत बड़े वो रहे समर्थक, और ये सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, और आपके स्पिरिचुअल टीचर भी रहे। तो कहने का मतलब गांधी जी से काफी हद तक इनके विचार मिलते हैं। आगे आप पढ़ोगे, अगली लाइन में लिखा भी हुआ है, ये गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे, एविड फॉलोवर, यानी कि कट्टर समर्थक जो होते हैं ना, उसे बोला जाता है एविड फॉलोवर। ये कट्टर समर्थक थे, आर्डेंट फॉलोवर बोल दो। ठीक है, इस तरह से। तो विनोबा भावे जो इनका डॉक्ट्राइन था वो नॉन वायलेंस वाला था और इक्वालिटी वाला, कि सबको समानता होनी चाहिए हर चीज में, और नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए, ये इनका डॉक्ट्राइन था। इन्होंने लोगों को सर्व किया, जो बेचारे गरीब थे और जो ठुकराए हुए लोग थे उनको सर्व करने की इन्होंने ठानी हुई थी, तो उनके राइट्स के लिए लड़े। ठीक है, अब इन्हें अवार्ड और रिकॉग्निशन क्या क्या मिला। पहला जो इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, ये पहले रिसिपेंट थे, इंडियन पहले रिसिपेंट थे, इन्हें 1958 में दिया गया। भारत रत्न इनके मरने के बाद दिया गया, 1983 में दिया गया इन्हें। ठीक है, अब ये गांधी जी से इनका कैसे मिलन हुआ वो यहाँ पे बताया गया है कि गांधी जी 7 जून 1916 में मिले, आश्रम में ही मिले, उनके आश्रम में मिले। जो गांधी जी की टीचिंग्स थी, जो गांधी जी की सीख थी, उन उन्होंने उसने इनके जीवन पे बहुत बड़ा छाप छोड़ा। तो इसलिए इनकी लाइफ में ऑस्टेरिटी आ गई। ऑस्टेरिटी मतलब संयम आ गया एक तरह का। तो बड़े संयम के साथ अपनी लाइफ को इन्होंने बिताया। और इंडियंस जो थे, जो विलेज के, पहले तो विलेज इतने शहर तो थे नहीं इंडिया में, जो आपका ब्रिटिश वो था, तो शहर तो थे नहीं, शहर तो बहुत ही कम थे। तो जो विलेज ही थे, तो इंडियन विलेज लाइफ को इन्होंने इम्प्रूव करने की एक तरह से जिद थी इन्हें, कि गाँव में लोगों का जो जीवन है उसे सही से किया जाए। जो इनका विनोबा नाम है, विनोबा की अगर हम बात जाने तो इनका मतलब होता है ग्रेट रेस्पेक्ट, यानी कि बहुत ज्यादा सम्मान, तो इन्हें नाम मिला। ठीक है, जो किसने नाम दिया, मामा फड़के ने इन्हें नाम दिया। ठीक है, आश्रम में ही थे वे भी। 8 अप्रैल 1921 को विनोबा कहाँ चले गए, वर्धा चले गए, गांधी जी के आश्रम में। ठीक है, वहां पे जाके गांधी जी के साथ रहे, और उसी टाइम पे ये वर्धा में जब रहे, तो इन्होंने अपनी मैगजीन भी लॉन्च की, जो कि मंथली मैगजीन थी, जिसका नाम था महाराष्ट्र धर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनका फ्रीडम स्ट्रगल कैसा रहा। इन्होंने नॉन कॉपरेशन और स्वदेशी गुड्स जो मूवमेंट चले उसमें बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। ठीक है, स्पिनिंग व्हील को इन्होंने घुमाया, जिससे लोगों को एक तरह का वो मिले, प्रोत्साहन मिले, और खादी कपड़े बनाए, ताकि स्वदेशी मूवमेंट में हो रहा था ना ये तो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, फिर स्वदेशी मूवमेंट चला, तो स्वदेशी मूवमेंट में हो रहा था कि खादी को अपनाओ और जो विदेशी है उसको त्यागो, तो यही सब इन्होंने लोगों से कहा। ठीक है, और ये इस चक्कर में 1932 में, इस चक्कर में नहीं, 1932 में फिर ये जेल भी गए।
ठीक है, 6 महीने वहां पे धूलिया जो जगह है वहां पे जेल थी तो उसमें ही रहे। ठीक है, वहां पे लोगों को जो वहां पे फेलो पैसेंजर्स थे इनके साथी साथी वहां पे इन्होंने भगवत गीता का पाठ करके उन लोगों को सुनाया, मराठी में सुनाया। ठीक है, जो भगवत गीता की सीख थी वहां के प्रिजनर्स को इन्होंने बताया। और ये पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही बने। आप महात्मा गांधी की नजर में पहले सत्याग्रही थे। ठीक है, उस भारत के, यानी कि एक तरह से ये ऑनररी सम्मान है, इन्हें टाइटल दिया गया आचार्य को। आचार्य का इन्हें टाइटल दिया गया और गांधी जी ने इन्हें कहा कि तुम पहले सत्याग्रह एक अकेले लेवल पे, यानी कि जो सत्य के साथ खड़ा हो, सत्य बोलता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इनके सोशल वर्क्स के बारे में जानते हैं। जो सोशल एविल्स फैली हुई थी, इनक्विटी फैलती थी, उनको इन्होंने उखाड़ फेंकने की जिद की हुई थी। और ये गांधी जी तक इन्फ्लुएंस थे ही, तो लोगों की जो दिक्कतें थी उनके लिए लड़ते थे। और ये हरिजन्स के बहुत सपोर्ट में थे। ठीक है, तो सर्वोदय फ्रॉम गांधी, यानी कि क्या ना, इन्होंने जो सर्वोदय का जो एक टर्म था एडॉप्ट कर लिया। और ये प्रोग्रेस फॉर ऑल, तो इसका मतलब यही होता है ना सर्वोदय का, सबका उदय। उदय मतलब प्रोग्रेस करना। ठीक है, सर्व सर्व प्लस उदय, तो सबका उदय यानी कि प्रोग्रेस फॉर ऑल का इन्होंने कंसेप्ट अपनाया। तो इस तरह से सर्वोदय मूवमेंट भी चली। सर्वोदय मूवमेंट एक तरह से किस किस तरह से चीज उन 1950s में चली, तो वो किस चीज को रिलेटेड थी, वो जो चीफ होते थे, है ना, तो उनसे ये कहा गया कि आप भूदान करो, यानी कि भूदान मूवमेंट हो गई। ठीक है, भूदान मूवमेंट में क्या था कि लोगों से बोला गया कि अमीर लोगों से जमीन का टुकड़ा लेके उन्हें गरीब लोगों में देना जिनके पास जमीन नहीं थी। तो यहाँ पे ये बोलते जो भूदान मूवमेंट थी क्या थी, 1951 में विनोबा भावे जी ने स्टार्ट की। तो जो पीक ट्रे उन बहुत सारा मतलब अपना नंगे पैर ही एक तरह से जो वायलेंस स्टोर रीजन थे जहाँ पे आपकी कत्लो गैरत हुई थी, या जहाँ पे बहुत वायलेंस हुआ था, तेलंगाना का, तो वहाँ पे ये अपना एक तरह से बहुत घूमे, तो वहाँ पे लोगों को जागरूक किया। 19 क्या नाम, जो 19 वो था क्या नाम, ये मंथ नहीं यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, मंथ लिखना भूल गया, 1951 में। ठीक है, जो हरिजन्स थे पोंचापल्ली गांव के, उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की कि लगभग 80 एकड़ लैंड दे दिया जाए, तो जिससे कि यह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिस पे गरीब किसान जो है कुछ अपनी आजीविका को, अपनी फसल उगा सके और अपनी जिंदगी को चला सके। तो विनोबा भावे ने मतलब जो लैंड लॉर्ड थे विलेज के, उनसे रिक्वेस्ट की कि हरिजन जो है उनको लैंड दिया जाए, लैंड का टुकड़ा दिया जाए। तो इनकी उससे लोग बड़े प्रभावित हुए जिस तरह से गए, तो कई लोगों ने भूदान किया। और भूदान करने के बाद ये जो भूदान हुआ तो काफी लैंड इकट्ठी हो गई, और टोटल इतना एरिया इकट्ठा हो गया लैंड का, तो फिर इन्होंने ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों में। तो यही सब इसमें बताया गया है। तो आगे इसके रिलीजियस वर्स क्या है, इन्होंने आश्रम स्टेब्लिश किए। आश्रम स्टेब्लिश करने के बाद क्या किया, ये लग्जरी लाइफ का बहुत इन्होंने वो किया कि भाई लग्जरी लाइफ को छोड़ो, और जो डिवाइन वो है, डिवाइन को अपनाओ, यानी कि थोड़ा सा ऑस्टेरिटी को अपनाओ। ठीक है ना, ब्रह्म विद्या मंदिर 1959 में स्टेब्लिश किया। ठीक है, वुमेन के लिए था, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके महात्मा गांधी जी की तर्ज पे, क्योंकि महात्मा गांधी जी वुमेन के उत्थान के लिए बहुत काम करते थे। ठीक है, इन्होंने काउ स्लॉटर के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। इन्होंने फास्ट भी करा था, इनके भूखे रहे थे ये। ठीक है, और ताकि ये काउ स्लॉटर बैन हो सके। इनके लिटरेरी वर्क की बात करें तो स्वराज्य शास्त्र, गीता, प्रवचन, और तीसरी शक्ति, यानी कि थर्ड पावर, ये सब इनकी लिटरेरी वर्क थे। इनकी जो मृत्यु हुई 1982 में हुई, वर्धा महाराष्ट्र में हुई, क्योंकि इनका जो जन्म और ये मरण एक तरह से महाराष्ट्र ही को ही समर्पित हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।